हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे जॉइंट्स की समस्या है। इस जॉइंट की समस्या में किस तरह के साइन सिम्टम होते हैं, किस तरह की दर्द की शिकायत होती है, कैसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जान पाते हैं, इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है और कैसे हम इसको होने से बचा सकते हैं। आइए इन सारी बातों पर हम आज डिस्कशन करेंगे। मित्रों, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम शरीर में होने वाली बहुत ही जटिल समस्या है। अधिकतर लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, पहले हम इसको बताएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे बोन में धीरे धीरे होने वाली बीमारी है। इस बीमारी को अगर हम एक डेफिनेशन के रूप में कहें तो हम कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिजीज़, अर्थात ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे हमारे शरीर में आगे बढ़ती जाती है या फैलती जाती है। तो आइए हम समझते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे बॉडी में कैसे होती है और इस बीमारी के क्या क्या जिम्मेदार फैक्टर हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे बड़े जॉइंट्स में होने वाली बीमारी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम उन जॉइंट्स में होती है जो हमारे बॉडी के वजन को सहते हैं, जैसे कि हमारे नी जॉइंट्स हुआ, हिप जॉइंट्स हुआ, शोल्डर जॉइंट्स हुए या वर्टिब्रास हुई। यहाँ के जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम अधिकतर होती है। यह समस्या कैसे होती है, आइए हम उसके बारे में हम आपको बताएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को समझने के पहले हम ये समझें कि हमारा जॉइंट्स कैसे होता है, हमारे जॉइंट्स की एनाटॉमी क्या होती है। मित्रों, हमारे जॉइंट्स के दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड में लगातार डिजनरेटिव चेंजेस होने पर, उसकी एनाटॉमिकल चेंज होने पर, या सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कहें कि वहाँ पर जो रख रखाव है उसमें कमी आने की वजह से, उसमें घिसने की वजह से या टूट फूट की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम के कारणों को समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला कारण वह होता है जो प्राइमरी कॉज कहलाते हैं, जो व्यक्ति के स्वाभाविक ही शारीरिक रूप से टूट फूट के बाद शरीर में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या पैदा होने पर होते हैं। जैसे लगातार वेट बेयरिंग ऑर्गन्स में उम्र के हिसाब से, स्पोर्ट्स के हिसाब से या चलने फिरने की वजह से, ज़्यादा चलने की वजह से शरीर में जॉइंट्स की टूट फूट हो जाने पर अगर प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, वहाँ की साइनोवियल फ्लूइड या वहाँ की जो कार्टिलेज है उसमें कमी आने लगे, डिजनरेटिव चेंजेस होने लगे, तो इस प्रॉब्लम को हम प्राइमरी कॉज के रूप में देखते हैं। सेकेंडरी कॉज वो होते हैं जो शरीर में किसी दूसरी अन्य बीमारी की वजह से अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें हम सेकेंडरी कॉज के अंतर्गत रखते हैं। सेकेंडरी कॉज मुख्य रूप से स्पोर्ट्स इंजरी हुई, डायबिटीज़ हुई या हीमोफीलिया टाइप की कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें बॉडी की बड़े जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या पैदा होने लगती है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हेरिडिटरी होती है। हेरिडिटरी का मतलब होता है अगर वो आपके पेरेंट्स को है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होने लगे। इसके अलावा अगर ओवरवेट है तो हड्डियों के जो बड़े जॉइंट्स हैं उनमें ज़्यादा वजन लगातार बने रहने की वजह से आपके लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम की शुरुआत हो सकती है। आइए अब हम देखते हैं कि वह कौन कौन से साइन सिम्टम होते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं। जैसा कि मित्रों हमने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक लगातार डिजनरेटिव क्रॉनिक डिजीज़ है। इस बीमारी का जब जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट होता है तो यह जॉइंट्स में सबसे पहले जो सिम्टम देती है वह होती है पेन का, मतलब दर्द तेज़ी से होने लगती है, उसमें सूजन हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है, मतलब टोटल अगर देखें तो इसमें इन्फ्लामेशन के पूरे सिम्टम आने लगते हैं। इसके अलावा वहाँ पर रेडनेस भी दिखाई दे सकती है, वहाँ पर डिफॉर्मल्टीज़ हो जाती है, वहाँ पर नोडोसिटी डेवलप हो जाती है। डिफॉर्मल्टीज़ लगातार बनी रहने की वजह से होती है। वहाँ के जॉइंट्स की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो वो वहाँ का फ्रेमवर्क है, जो नेचुरल वहाँ की सिचुएशन रहती है जॉइंट्स की, कार्टिलेज की या साइनोवियल फ्लूइड की, वो बदल जाती है और ऐसी स्थिति में जो जॉइंट्स का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। ऐसे पेशेंट्स के चलने में भी, उनकी चाल में भी परिवर्तन हो जाता है।
आइए अब हम बताते हैं कि वह कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं जिनके द्वारा हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को समझ लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को समझने के लिए प्लेन एक्सरे से ही काम हो जाता है। प्लेन एक्सरे के द्वारा हम क्लियर समझ सकते हैं कि इस हड्डी के जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या शुरू हो गई है। इसके अलावा उसमें इन्वेस्टिगेशन के द्वारा भी दूसरे टाइप के आर्थराइटिस में डिफ्रेंशिएशन के लिए यूरिक एसिड और आरएच फैक्टर का भी इन्वेस्टिगेशन कराने से एकदम क्लियर हो जाता है कि यह प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस की ही है। आरएच पॉजिटिव तभी होता है जब वो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है, और यूरिक एसिड तभी बढ़ता है जब किसी को गाउट की समस्या हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ना ही यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, ना ही उसमें रियूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है। इस तरह से हम प्लेन एक्सरे या एमआरआई से भी एकदम क्लियर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसका कारण है उनमें लगातार हो रहे हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी होने लगती है। शरीर से कैल्शियम का डिपोजिशन कम होने लगता है, और ऐसी स्थिति में बोन्स का जो फ्रेम है वो कमज़ोर पड़ने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में लगातार फिजियोथेरेपी से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। कई मामलों में ऑस्टियोआर्थराइटिस में ट्रीटमेंट के साथ में फिजियोथेरेपी की लगातार ज़रूरत पड़ती है, जिससे पेशेंट्स को जल्दी आराम आता है। आइए अब हम आपको बात कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि होम्योपैथी में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम को ठीक करने की बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को अगर हम लगातार रेगुलरली लेते हैं तो आपके लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में ज़रूर आराम आ जाएगा। तो आइए अब हम बताते हैं कि वह कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। वैसे तो मित्रों, ऑस्टियोआर्थराइटिस की या किसी भी बीमारी की वही दवा सबसे अच्छी होती है जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर चेम्बर में सेलेक्ट करता है सिलीमियम मेडिसिन को, जो कि उसके टोटल सिम्टम्स के आधार पर सेलेक्ट की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो यूज़ की जाती हैं। आइए हम उनके बारे में आपको बताते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में सबसे प्रमुख दवा जो जनरली यूज़ होती है वो होती है मेडोराइनम 200। मेडोराइनम 200 अगर केस में लगातार पेशेंट कहता है कि हमें दर्द की समस्या हो रही है, तो उसको मेडोराइनम 200 की 2 बूंद प्रत्येक दिन लगातार देना पड़ती है। अगर उसकी स्थिति में आराम आने लगा तो उसके लिए दवा को 2 दिन के अंतर से देना पड़ती है। इसकी मैं डोज के बारे में बताऊं, इसकी 2 बूंद दवा डायरेक्ट टंग पर दे सकते हैं। अगर ग्लूकोज में ले रहे हैं तो 4 ग्लूकोज खाली पेट ले सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण दवा ब्राइनिया एल्वा 200। ब्राइनिया एल्वा 200 की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ब्राइनिया के मामले में थोड़ा गौर करना पड़ता है। अगर पेशेंट के लिए दर्द की स्थिति लगातार बढ़ती जाती है तो ब्राइनिया एल्वा बहुत ही अच्छा काम करती है। अगली महत्वपूर्ण दवा रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार लेने से आर्थराइटिस के मामले में दर्द से आराम मिलता है, सूजन भी कम होती है। अगली दवा एपिस 30। एपिस 30 जब पेशेंट्स को दर्द के साथ पेशेंट ये पर्टिकुलर सिम्टम बताए कि उसके लिए प्यास की कमी हो रही है, उसको प्यास नहीं लग रही है, ऐसी स्थिति में कम प्यास के लक्षणों के साथ अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए एपिस 30 3 बूंद दिन में 3 बार लेने से उसको आराम आता है। अगर वो ग्लूकोज में लेना चाहे तो 4 ग्लूकोज दिन में 3 बार लेने से पेशेंट्स को आराम आएगा। इसके अलावा अगली दवा हम बता रहे हैं फाइटोलक्का 200। फाइटोलक्का 200 भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के एडवांस केस में फ़ायदा करती है। इसके अलावा हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जो पेशेंट्स की सिलीमियम मेडिसिन है, जो कि पेशेंट को डॉक्टर पूरे सिम्टम के आधार पर प्रिस्क्राइब करता है, उसकी दवा लेते हैं तो पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में जड़ से आराम आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस दवा के लिए पेशेंट्स को लगातार लेना पड़ता है, और लगातार धैर्य के साथ लगातार दवा खाने पर पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में जड़ से आराम होता है। मेरा यह खुद का अनुभव है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम लगातार दवा खाने से पूर्ण रूप से ठीक हो गई है।
ऑस्टियोआर्थराइटिस में किस हद तक आराम मिलता है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो बोन्स की डिफॉर्मलिटीज़ है वो किस हद तक है। अगर जॉइंट्स के शेप में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं तो कम से कम पेशेंट्स को दर्द निवारक दवाइयों से तो बचा ही जा सकता है। लगातार एलोपैथिक या दूसरे पैथी की दवाइयाँ जो सजेस्ट होती हैं उससे पेशेंट को लगातार आराम नहीं मिलता, लेकिन होम्योपैथी में जो दवाइयाँ दी जाएंगी ऐसी स्थिति में भी पेशेंट्स के लिए दर्द में आराम मिल जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इस तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोकल बिलोंग करते हैं तो इस समस्या के लिए आप हमारे क्लिनिक से आकर भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर बाहर से हैं तो हमारे लिए फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट करके दवा ले सकते हैं।